दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? अगर आप नहीं जानते हैं तो निराश होने की बात नहीं, क्योंकि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कुछ नहीं है। परंपरागत रूप से कई सालों से हम ये मानते आए हैं कि हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन आज जिस प्रतिभा से आपकी मुलाकात कराएंगे उनको जानना बहुत जरूरी है। एक बहुत ही होनहार खिलाड़ी जिन्होंने अपने संघर्ष से बहुत ही ऊपर तक का सफर तय किया है, और बहुत ही प्यारे व्यक्तित्व हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे साथ हैं 2 बार के ओलंपियन और ना जाने कितने ही अवार्ड के विनर और बहुत ही हंसमुख प्रवृत्ति के विवेक सागर प्रसाद। हॉकी खिलाड़ी श्री विवेक सागर प्रसाद ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में कांस्य पदक जीता। श्री विवेक सागर प्रसाद को वर्ष 2021 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। विवेक जी, सबसे पहले तो नमस्कार, और आपने जो अपना बहुमूल्य समय हमें दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मुझे बताएं, आपके जीवन की प्रारंभिक अवस्था में आपका जुड़ाव हॉकी से कैसे हुआ? मैं स्टार्ट करूंगा 2010 के बारे में, जहाँ पर मैंने सारे स्पोर्ट्स ट्राई किए थे जी। और जब आप छोटे बच्चे होते हैं, नादान होते हैं और चंचल होता है आपका मन, सभी स्पोर्ट्स में जाने का मन था। मुझे उस टाइम इतना आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ तक पहुँचूंगा और क्या मेरा करियर रहेगा, स्पोर्ट्स रहेगा या पढ़ाई, मुझे नो आइडिया था। लेकिन जब मैं हॉकी फील्ड पे गया, जहाँ पर काफ़ी सीनियर प्लेयर थे वहाँ पर और जूनियर भी थे जो प्रैक्टिस मैच खेलते थे आपस में, और उनका जब हाफ टाइम होता था तो वो हाफ टाइम में उनकी स्टिक्स और बॉल के साथ मैंने जब टच और फील किया, लेकिन एक अलग ही एहसास लगा मुझे, क्योंकि मैं क्रिकेट भी खेला, एथलेटिक्स भी किया, फुटबॉल भी खेला, लेकिन जो हॉकी को मैंने जब पकड़ा उस टाइम पे एक अलग ही अनुभव था। और नो डाउट कि क्या माइंड में आया मुझे उस टाइम, बस उसी से लगाव होता गया और मैं उसी में बस यही बना रहा, क्योंकि पापा जो थे वो बोलते थे स्पोर्ट्स से बहुत ही दूर थे। लाइक उनका मन ही नहीं था कि स्पोर्ट्स में कुछ करे, वो मना करते गए और वही मेरे अंदर आग बढ़ती गई उनका मना करना, और मैंने फिर ठान ही लिया था कि स्पोर्ट्स में ही करके बताना है और एक ना एक दिन अच्छा ही करके बताना है। तो यही चीज़, यही आग जो थी उसने स्पोर्ट्स में हॉकी की तरफ मुझे खींचा। हमारी जानकारी के अनुसार प्रारंभिक रूप से आप शतरंज के बड़े खिलाड़ी थे और क्रिकेट बहुत पसंद करते थे। बिल्कुल, हाँ, सही कहा। शतरंज वतरंज काहे टाइम नहीं किया? शतरंज का एक्चुअली वो फील्ड का आइडिया नहीं था मुझे। अच्छा। क्योंकि शतरंज आप एक बोर्ड पे खेलते हैं और उस टाइम पे मुझे नहीं लगता था कि गेम ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया मुझे पता चला कि हाँ ये भी है, लेकिन मैंने कभी भी उसको एज अ प्रोफेशनल चॉइस करने का नहीं सोचा था, क्योंकि मैं अपने भाई से सीखा था और भाई ने मुझे बताया था कि आप शतरंज खेलेंगे तो आपका दिमागी जो लेवल है वो बढ़ेगा और आप पढ़ाई में भी अच्छे होंगे। तो वो एक लालच था कि मैं शतरंज खेलूंगा तो पढ़ाई में मैं और ज़्यादा इंटेलिजेंट होऊंगा मेरे भाई की तरह। अच्छा। तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें गया था मेरा। ठीक है, मतलब लालच की वजह से शतरंज की तरफ बढ़े। हॉकी टीम में आपकी यात्रा बताएं हमें, कि जूनियर में शायद आप कप्तान थे, है ना? वहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, जैसे मैं स्टार्ट करूँगा 2015 में, जब मैं फर्स्ट टाइम कैंप में मुझे इनवाइट किया, वहाँ पर मुझे लेटर आया। एक कोर ग्रुप होता है जूनियर टीम का, जहाँ पर 60 प्लेयर्स बुलाते हैं, उसमें से 33 प्लेयर सेलेक्ट करते हैं, जिसमें 3 गोलकीपर और 30 प्लेयर पूरे इंडिया के। तो उस 33 में मेरा अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, लेकिन 2017 में मैं रिटर्न दोबारा से जूनियर कैंप में आया, जहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। और 3 महीने के बाद हम लोग का एक बहुत ही नामी ग्रामी एक टूर्नामेंट है जूनियर टीम का, जो जौहर कप के नाम से जाना जाता है, मलेशिया में। जी। तो वहाँ पे एज अ कैप्टन
मैं फर्स्ट टाइम खेलने गया और 8 महीने का जूनियर में टाइम बिताने के बाद उसका जूनियर में परफॉर्मेंस अच्छा रहा मेरा और उसकी वजह से मुझे सीनियर में कॉल आई डायरेक्टली, जो कि 2018 में मेरा फर्स्ट डेब्यू मैच हुआ। उसके बाद से कंटिन्यू में अभी कंसिस्टेंसी के साथ टीम में लगा हुआ हूँ और आगे भी लगने की आशा रहेगी। बिल्कुल लगेंगे यार। आपकी जो पोजीशन है मिडफील्डर की वो रीड कहलाती है, तो ज़्यादा कोशिश क्या होती है, गोल बचाने की या गोल दागने की? रीढ़ की हड्डी का काम होता है आपको खींचना भी, लाइक जो आपको चीज आ रही है अपॉर्चुनिटी उसको खींचना भी और कभी कभी उसको ड्रॉप करना भी आपके हित के लिए अच्छा होगा। तो सेम वही चीज है, डिफेंस में भी वही काम है मेरा और अटैक में भी वही। एक मशीन का इंजन बोल सकते हैं आप मिडफील्ड को टीम में, क्योंकि नो डाउट कि जब आप मशीन का इंजन आपका सही रहेगा, सही तरीके से वर्क करेगा, तभी आपकी गाड़ी और आपका जो टीम है वो चल पाएगी। सेम मेरा भी वही रोल है कि मैं कोशिश करता हूँ कि अपने मिडफील्ड में जो भी प्लान है उसके मुताबिक चलूँ और मैक्सिमम जो अपना एक्सपीरियंस है उसको मैं साझा करके अपनी टीम को जितना हो सके उसको बेनिफिट करूँ विन कराने में। वापस चलते हैं थोड़ा पुराने समय में। आप और हम जिस जिले में हैं वो नर्मदापुरम है और जिस क्षेत्र में हम हैं वो इटारसी आपका गांव है। इटारसी में खेल के लिए इतना, या होशंगाबाद में खेल के लिए इतना हम उस समय देखते हैं कि माहौल नहीं था, लेकिन उस दौरान आपको इतना सपोर्ट मिला, इसके पीछे आप किसका हाथ मानते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा, जब उस टाइम की बात थी तो मुझे लगता है ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं बना यहाँ डिस्ट्रिक्ट के लिए, ऐसा कोई स्पोर्ट पर्सन एग्जाम्पल नहीं बना जिसके देखकर पेरेंट्स या फिर टीचर बोल सके नहीं तुम स्पोर्ट्स में जाओ। बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक भी था जिस वजह से वो कल्चर नहीं आया, वो इन्वायरमेंट नहीं आया। लेकिन आज के समय में वो इन्वायरमेंट बना हुआ है और मैं जैसे आद्या, हर्षद, तोमर और ऐसे कई प्लेयर हैं जिन्होंने एक बेंचमार्क सेट करके रखा है, जिनका उदाहरण देखकर अपने पेरेंट्स, टीचर लोग बोल सकते हैं कि उनको स्पोर्ट्स में जाना है, या फिर वो सरकार से मांग रखते हैं कि इस ग्राउंड पे ज़्यादा प्लेयर हैं, यहाँ पे हमें और ग्राउंड की व्यवस्था चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो अभी चेंज हुई है। आपके साथ जब आप टीम में ज्वाइन किए तो आपके साथ पी श्रेयस जी थे और मनप्रीत सिंह जी थे। क्या एक्सपीरियंस था उनका और उन्होंने कैसे ट्रीट किया आपको? देखिए, मनप्रीत सिंह जो हैं वो मेरे आइडियल भी रहे शुरू से जी। और श्रेयस भाई तो वर्ल्ड की वॉल है, इंडिया की वॉल है और वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाते हैं। जब मैं ज्वाइन किया टीम में उनके साथ साथ काफ़ी और सीनियर प्लेयर भी थे और जो इन्वायरमेंट उन्होंने बना के रखा था, एक जूनियर और सीनियर का जो मिक्सअप, लाइक कोई डिफरेंस नहीं ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के बाहर, कि आपके आइडियाज़ आप शेयर कर सकते हैं, आपकी रिस्पेक्ट होगी वो आइडियाज़ की। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी इजी रहा टीम में अडॉप्ट करना। और मेन होता है कनेक्शन, एक टीम के बीच जब भी आप खेलते हैं तो आपका मिडफील्ड का डिफेंस से कैसा कनेक्शन है और अटैकर से कैसा कनेक्शन है। तो उस कनेक्शन को बनाने में मुझे काफ़ी इजी रहा, क्योंकि उन दोनों ने जो समझाया, उन दोनों ने जो अपना एक्सपीरियंस साझा किया मेरे से कि जब एक नया प्लेयर टीम में आता है तो क्या क्या थिंकिंग करता है, कितने सारे थॉट्स उसको आते हैं जो एक प्लेयर को कहीं ना कहीं पीछे खींच सकता है। तो उन्होंने शेयर करी, जिस वजह से मुझे काफ़ी हेल्प हुआ टीम में जल्दी से जल्दी इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट बनाने में। अभी आपकी टीम में बेस्ट फ्रेंड कौन है? बिल्कुल लंगोटिया यार एकदम। मेरे सीनियर ही हैं, लेकिन मैं बोल सकता हूँ उनके साथ कंटिन्यू हूँ। तो जैसे सूरज करकेरा सीनियर है तो नहीं, पहले से सीनियर रहे वो। सूरज करकेरा और नीलाकांता शर्मा, दो जो हैं मैं उनके साथ काफ़ी क्लोज हूँ। विवेक, हॉकी में हिंदुस्तान का डंका बहुत पहले से बजता आया है। हमारे यहाँ विश्व के सबसे बड़े हॉकी प्लेयर ध्यानचंद जी रहे हैं, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं। लेकिन ओलंपिक्स में मेडल मिलने में हमें 41 साल का समय लगा। जब आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला, हमारी टीम को मिला, तब आपको इस बात की खुशी थी कि हमें ब्रॉन्ज मिला, या इस बात का दुख था कि टोक्यो में कुछ हम और बेहतर कर सकते थे? देखिए, मुझे तो सबसे पहले यही लगा कि मेडल आया, खुशी उस बात की थी। ना 41 ईयर का सूखा हमें पता था,
और ना वो पता था कि हमने कितने मेडल पीछे जीत चुके हैं जी। और क्या आगे हो पाएगा कि नहीं। मुझे प्रेजेंट का था कि हमने जो मेडल जीता मुझे उसकी खुशी थी और उस पल के मोमेंट को जीना था मुझे, और वही किया मैंने। क्योंकि उसके बाद ही जब हम लोगों ने मेडल लिया उसके बाद ही पता चला कि 41 ईयर्स के बाद जो आपने इतिहास तोड़ा है वो आई थिंक इतिहास के पन्नों में लिखा जा चुका है। हाँ। और नो डाउट कि जब आप खेलते हैं, लाइक मैं अपना बताता हूँ पर्सनली, जब हम खेलते हैं और जैसे वो क्रूशियल मैच था, जी। नो डाउट कि बहुत सालों के बाद हम लोग सेमीफाइनल में प्रवेश किया और उसके बाद सेमीफाइनल हारने के बाद थर्ड पोजीशन का, जहाँ पे डू और डाई का था, जी। कोई ऑप्शन नहीं। तो माइंड में यही था कि मेडल ही लेके जाएं, क्योंकि इसके पहले जो हमारे सीनियर प्लेयर थे उन्होंने ओलंपिक खेला, तो उन्होंने बताया, उनके थॉट्स बताए जी। जी। कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम ओलंपिक खेलने जाते हैं तो ज़्यादातर प्लेयर जितने भी एथलीट हैं सब लोग सोचते हैं मैं बस मेरे नाम के पीछे ओलंपियन लिख जाए। किसी ने भी अपनी थॉट्स चेंज नहीं किया। जब उन्होंने 2012 में खेला, 2016 में खेला, लेकिन इस टाइम पे उन्होंने बोला कि 9 से 10 प्लेयर ऐसे थे जो डेब्यू कर रहे थे ओलंपिक में, ओलंपिक डेब्यू हो रहा था इनका। तो उन्होंने बोला क्यों ना एक चेंज किया जाए, जो ओलंपियन लिखवा रहे हैं उसके पहले मेडलिस्ट ओलंपियन लिखा जाए। जी। तो वही मेंटालिटी चेंज होने के बाद ही जो 41 का सूखा था उसको चेंज कर पाए। और उसके बाद बैक टू बैक Back to- पेरिस। बिल्कुल। दोनों में से कौन सा मेडल ज्यादा टफ लगा आपको, पेरिस का या टोक्यो का? टोक्यो का ज़्यादा टफ लगा मुझे, क्योंकि जो टोक्यो वाला था उसमें जो पिछले जो ओलंपिक्स रहे हम लोग एक बार 9th फिनिश किए, एक बार 12th फिनिश किए, जी। जिसकी वजह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी और ये पता था हमें कि काफ़ी टाइम से ओलंपिक में कोई मेडल नहीं आया। इसकी वजह से जो उसका टेस्ट था, जो उसका स्वाद था, बहुत ही अलग था। और जो कि पेरिस में हुआ, पेरिस वाले ओलंपिक में मुझे और मोस्टली प्लेयरों को पता था कि ब्रॉन्ज मेडल का टेस्ट क्या होता है, उसका फील क्या होता है। तो अगर मेडल का कलर चेंज होता तो शायद और ज़्यादा खुशी होती है। चलिए खैर कोई नहीं। सारी बातें एक तरफ हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपके कोच हैं जिन्होंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताया। क्या ऐसी विशेषता है उनमें जो उनको लोगों से अलग करती है, जो एक ओलंपियन पैदा कर रही है? अशोक कुमार जी के विषय में कुछ बिल्कुल बताएं। देखिए, अभी इस लेवल पे मैं पहुंचा हूं और पूरा श्रेय मैं मानता हूं अशोक सर ने जिस तरीके से मेहनत करी है जी। एक प्लेयर को, मुझ पे नहीं काफ़ी प्लेयरों पे की है। जो आज कई ऐसे प्लेयर हैं उनके निकले हुए जो कैंप करे हुए हैं, एक एक टूर लगाए हुए हैं, टीम में बने हुए हैं, कई जगह जॉब लगी है। तो एक अच्छे प्लेयर के अंदर एक क्वालिटी होती है, वो प्लेयर को पहचान जाता है कि उसकी क्षमता क्या है, वो कहाँ तक जा सकता है, उसके अंदर काबिलियत क्या क्या है। तो वही चीज़ अशोक सर ने मेरे अंदर पहचानी और जो कि मुझे आज पता चलता है, क्योंकि एक मैं इस लेवल पे खेल रहा हूँ तो मुझे पता चलता है कि सामने वाला प्लेयर के अंदर क्या क्षमता हो सकती है जब मैं नीचे लेवल पे आके देखता हूँ यंगस्टर को। और उन्होंने जिस तरीके से, जिस जगह से मुझे निकाला है, कहीं ना कहीं वो बड़ा पार्ट रहा मेरी लाइफ का। जहाँ मैं एक अकोला में टूर्नामेंट रहा, वहाँ पे वो चीफ गेस्ट गए थे, तो इसमें बोल सकते हैं भगवान का आशीर्वाद बोल सकते हैं कि वो वहाँ पर चीफ गेस्ट आए और मैं वहीं पे खेलने गया, जहाँ से उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी एकेडमी में आने के लिए। और एकेडमी की ट्रायल बढ़ने के बाद उन्होंने अपने घर पे 3 महीने रखा। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे लगता है एक अच्छे प्लेयर की पहचान है, अच्छे प्लेयर को जानने में कि कैसे वो पहचानता है। और मुझे नहीं लगता अशोक सर के जैसा कोई ऐसा होगा कोच है जो पहचान सकता है। मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि हम जिन अशोक जी की बात कर रहे हैं वो ध्यानचंद जी के पोते हैं। परंपरागत रूप से हम देखते हैं कि इंडियन हॉकी कंपैरेटिवली स्लो है और यूरोपियन हॉकी या ऑस्ट्रेलियन हॉकी जो कि बहुत तीव्र गति से काम करते हैं इन द सेंस कि उनका खेल हमसे बहुत तेज है, ऐसा मानना चाहता है। क्या वजह है कि हम थोड़े से पिछड़े हुए हैं इस मामले में? नहीं, हॉकी में हम लोग तीव्र के बोल सकते हैं, हमारे पास काउंटर बहुत फास्ट है, हमारा काउंटर अटैक जो होता है बहुत फास्ट है। और मुझे नहीं लगता स्पीड के मामले हम लोग उनसे पीछे हैं। सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है ये बोल सकते हैं, क्योंकि यूरोपियन जो कंट्री है वो
ज़्यादा बिलीव करती है बॉल रखने में, जितना उनके पास बॉल रखे। ऑस्ट्रेलियन जो है वो अटैकिंग में ज़्यादा बिलीव करते हैं। हमारा जो है हम लोग ज़्यादा काउंटर में बिलीव करते हैं, जो हम लोग की स्ट्रेंथ शुरू से ही आई है पुराने टाइम से। तो और बाकी मैं यही चाहता हूँ, यही मानता हूँ कि हमारे अंदर वो सब क्वालिटी है जो उनके अंदर है। और एक चीज़ सबसे बेस्ट है, स्किल काफ़ी है हमारे अंदर। इंडियन के पास जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल होती है। आप मेन चीज़ है वो दिखाने के ऊपर है, आपको कहाँ पे क्या ज़रूरत होती है, बिल्कुल सही। टीम के मुताबिक। पाकिस्तान से मैच हुए हैं? बिल्कुल हुए। कैसा महसूस होता है जब आप पाकिस्तान से मैच करते हैं? तो जैसा नॉर्मल यूरोपियन और ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं वैसे ही माइंडसेट रहता है। अलग से प्रेशर नहीं क्रिएट करते हैं? नहीं, अलग से प्रेशर हमारे टीम में, इन्वायरमेंट में और मेरे अंदर तो नहीं होता, लेकिन जो बाहर का प्रेशर है वो अलग होता है कि लाइक किसी से भी हार जाओ, पाकिस्तान से नहीं आना। बिल्कुल बिल्कुल। विवेक, हमारे देश में क्रिकेट को जो तरजीह दी जा रही है वो हॉकी में देखने नहीं मिलती है, और उम्मीद ये की जाती है कि मेडल हॉकी ही लाए ओलंपिक्स में। इस गैप को कैसे भरा जाए आपके दृष्टिकोण में? मुझे लगता है एज ए स्पोर्ट पर्सन, एज ए इंडियन स्पोर्ट्स में किसी भी स्पोर्ट्स को कंपेयर करना कहीं ना कहीं ये हमारे इंडियन स्पोर्ट्स को नीचे लाना होगा। मुझे लगता है कि क्रिकेट अगर अच्छा कर रहा है उसको तजर्बा जरूर मिल रही है। दूसरा स्पोर्ट कर रहा है, मुझे लगता है उसको भी कोशिश यही रहे कि जितना आप एक स्पोर्ट्स प्लेयर को कर रहे हैं दूसरे स्पोर्ट्स में, सेम वही चीज़ उसको भी दी जाए। नो डाउट कि डिफरेंस काफ़ी है, टाइम लगेगा, सभी चीज़ में टाइम लगता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग आगे और बड़े बड़े वर्ल्ड में, ओलंपिक जैसे खेलों में ज़्यादा मेडल लेते आएंगे, वैसे वैसे सारा स्पोर्ट्स, इंडियन स्पोर्ट्स और मेनली मैं तो चाहूँगा कि हॉकी ही और ज़्यादा ऊपर आए और उसके प्लेयर जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा फेमस हो। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक के बाद मामा जी के साथ आपकी कोई वार्तालाप हुई थी, बताएंगे उसको थोड़ा सा? बिल्कुल, पहले तो मेडल के बाद उनका कॉल आया था। अच्छा, मामा जी का मतलब शिवराज सिंह जी चौहान? जी जी बिल्कुल। तो जब हम लोग वहाँ मेडल जीते तो उनसे वीडियो कॉल पे कॉन्फ्रेंस में बात हुई, उन्होंने बधाई दी। और जब मैं इंडिया आया तो उन्होंने बहुत भव्य स्वागत किया जी। और जब मैं वहाँ उनके गाड़ी में बैठा हुआ था, साथ में बात हो रही थी कि विवेक और हम ऐसे क्या कर सकते हैं जिसमें हॉकी को और हॉकी को या फिर मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स को हम लोग और बढ़ा सकें जी। तो वो क्वेश्चन था। फिर दूसरा उनका ये था कि हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है और आपको डीएसपी बनाने का मध्य प्रदेश पुलिस में जी। तो मेरा मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे वैसे भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही। मैंने दूसरे स्टेट का देखा है, पंजाब का, हरियाणा का, लेकिन जब मामा जी ने मुझे पूछा ऐसा तो मैं एकदम सडनली शॉक टाइप का हो गया, वो क्या हो क्या रहा है। देन उस टाइम मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, मैं अगर जॉब करूँगा तो खेलूँगा कैसे? और फिर जब उन्होंने बताया जिस तरीके से, वो एक मुझे लगता है सभी ने देखा और अद्भुत ही था। घर की भी कोई बात हुई थी? जी हाँ, घर का हुआ था कि जहाँ पे मेरे घर जो था वो टीन का था और एक घर नहीं था, पक्का मकान जी। तो और जब मेडल के बाद जब पूरी मीडिया ने को पता चला, जहाँ पे रोड भी नहीं था, कच्चा रोड था, और मम्मी के आंसू, और जहाँ उस घर में तभी पता चला कि मेरे पास जो है घर नहीं, एक पक्का मकान नहीं है। तो वो मुझे डिस्कस नहीं हुआ है, वो डायरेक्ट मन से ही मुझे पता चला और मैं काफ़ी खुश हुआ वहाँ पर जब मंच में मामा जी ने अनाउंस किया कि एक घर उनकी तरफ से मिल रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब डिप्टी एसपी को आप कैसे देखेंगे आने वाले समय में? ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल, मैं ज्वाइन कर चुका हूँ और नो डाउट कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ। अभी मैं कंट्री को सर्व कर रहा हूँ, सेम उसी तरह मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उसको मैं सच्चे मन से निभाऊँ जी। और कोशिश करूँगा कि जितना भी हो सके मध्य प्रदेश पुलिस के साथ साथ मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स को, मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स पुलिस विभाग को भी आगे बढ़ाऊँ। बिल्कुल ठीक। विवेक, हम आजकल देख रहे हैं कि
दो दुनिया है। एक दुनिया है जो वास्तविक है, जो हम में है, और एक दुनिया है जो वर्चुअल है, जिसमें लोग होते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उस प्लेयर पे या उस व्यक्ति पे जिसको धरातल पे काम करना है। चूंकि आपको धरातल पे काम करना है, आप इस लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? देखिए, लाइफ में ऐसी चीज़ें बहुत आएंगी और सारी फील्ड में आती हैं। मुझे लगता है कि जब आप नीचे से स्टार्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग पॉइंट वही है जी। क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं। आपको प्रेस करने वाले कुछ होंगे, लेकिन नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव चीज़ें बोलने वाले काफ़ी होंगे। ये मैं एग्री करता हूँ, मुझे भी हुए। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप कितना बड़ा सोचते हैं, कि आपको सोचने का कुछ लगता नहीं, ना पैसा ना कुछ ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, बस आपको एक बार सोचना है, ड्रीम करना है। तो वो चीज़ें आप कैसा सोच रहे हैं, कितना बड़ा सोच रहे हैं, और कितना कंसिस्टेंसी आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको लेके, वो चीज़ डिपेंड करता है आपका जो एम है वो कितना बड़ा है और कहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। मुझे लगता है आप अगर अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा सोचते जाइए, क्योंकि बुरा सोचने से अच्छा ही सोचें। अच्छा ही सोचिए, बिल्कुल सही, पॉजिटिव थे। क्योंकि लाइफ में बोलने वाले बहुत आएंगे, नेगेटिव बोलने वाले आपको, आप कितने भी ऊंचे पहुंच जाएं, रहेंगे ही रहेंगे। हाँ खैर, बिल्कुल, ये तो हमेशा ही है। दो तरफा। आपको एक इंजरी हुई थी 2016 में। उस इंजरी में ये मान लिया गया था कि शायद विवेक का करियर खत्म है। कैसे आप उभरे उससे? जी हाँ, 2015 की बात है, जब मैं मध्य प्रदेश एकेडमी में था और सुबह 9 बजे की बात है, जहाँ पे मैं मैच खेलने के बाद लास्ट के 5 मिनट में मेरी जो कॉलर बोन थी वो टूट गई थी जी। और जब मैं 15 साल का था, और नो डाउट कि मुझे उस टाइम पता नहीं चला कितनी बड़ी इंजरी है, बस दर्द काफ़ी हो रहा था और जो हड्डी है वो एक तरीके से जैसे ब्रीथ करते हैं वैसे अप एंड डाउन हो रही थी। तो जब मैं हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑपरेट तुरंत करवाना पड़ेगा, और जहाँ पे पेरेंट्स इटारसी में थे, यहाँ पे अशोक सर और उनके साथ लोकेन सर और हवीशन सर जो थे, उन्होंने उसी टाइम डिसाइड किया कि इनका ऑपरेशन हम लोग गार्जियंस बन के फादर जी से पूछ के उन्हें करवाया। लेकिन उसके पहले जब, मुझे अभी भी याद है, जब मैं लेटा हुआ था वहाँ पर हॉस्पिटल में, तो सर आए तो मैं रो रहा था। तो सर ने हंस के मुझे बताया, अरे ये क्या चीज़ है, छोटी सी इंजरी है, इंजरी नहीं आएगी तो तुम बड़े प्लेयर बनोगे कैसे, इंडिया लेवल पे खेलना है तो ये तो कुछ नहीं है, इससे बड़ी बड़ी चीज़ आएगी। तो वो माइंड में मेरे बैठ गई और मैंने यही सोच लिया कि इंजरी अगर नहीं आएगी तो मैं बड़ा प्लेयर कैसे बनूंगा। तो उसी वजह से मेरी इंजरी जल्दी रिकवर होने में भी शायद फ़ायदा हुआ, और वही चीज़ ने मुझे उसको ओवरकम करने में ज़्यादा ईजी किया। चलिए, इंजरी ज़रूरी थी। अब कुछ गंभीर मसले पे बात कर लेते हैं। सरकार का कितना योगदान है हमारे देश में खेलों को बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से मध्य प्रदेश सरकार? क्या वही सुविधा जो आपको प्लेयर बनने के बाद मिली है, अच्छा प्लेयर बनने के बाद, लोकल या निचले स्तर पर क्या वो मिल रही है? या पहले भारत सरकार का कहूँगा कि पहले जितने भी एथलीट रहे हैं, जिन्होंने ओलंपिक्स या वर्ल्ड कप्स में मेडल जीत के आए, उनका जो सम्मान और जो इतना प्रोत्साहन किया हुआ है, लेकिन जो आज के समय में जो मोदी जी कर रहे हैं, मुझे लगता है उससे बड़ी रिस्पेक्ट और उससे बड़ा प्रोत्साहन कुछ नहीं है। जो उनको पर्सनली बुलाना, घर पे सबके साथ पर्सनली फोटो खींचना, उनसे बात करना, ये अच्छे लीडर की पहचान है जो हमारे पास है। और मध्य प्रदेश सरकार का जिस तरीके से, नो डाउट, जैसे आपने बोला कि प्लेयर जब नहीं बनता है तो क्या वो सपोर्ट करे, बिल्कुल हाँ, क्योंकि उन्होंने एकेडमियाँ चालू की है, अभी ग्रास रूट कोर्स चला रहे हैं जैसे फीडर सेंटर के नाम पे, और मुझे लगता है एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है फीडर सेंटर का। उसके साथ साथ जो पहले जब मैं नहीं था कुछ, जहाँ पर मुझे एकेडमी में सारी व्यवस्थाएं मिली, आप इक्विपमेंट्स ले लें, अच्छे कोच ले लें, अच्छा ग्राउंड ले लें, वर्ल्ड क्लास डाइट ले लें, या फिर वर्ल्ड क्लास जो कपड़े होते हैं, किट्स होती हैं, वो ले लें, जो एक अच्छे प्लेयर को बनाने में हेल्प करती है, वो सभी चीज़ें उन्होंने दी, वहाँ पर प्रोवाइड कराई।
जिस वजह से मध्य प्रदेश का स्पोर्ट्स काफ़ी ऊंचा आया है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट होके हमारा इंडिया में नाम हुआ है। नो डाउट कि इतने प्लेयर अभी ओलंपिक में हमारे गए हैं, 6-7 हुए हैं, लेकिन मुझे आशा है कि आने वाले समय में और ज़्यादा प्लेयर निकलेंगे और मेडल लेके आएंगे। जो मैंने बताया कि मेंटालिटी जो ओलंपियन होने की थी वो चेंज करके मेडल लाने की मेंटालिटी हो गई। बिल्कुल सही, अब विजेता बनने की ओर अग्रसर है। बिल्कुल। मूवीज देखते हैं? हाँ, अभी कौन सी देखी है? अभी लास्ट धुरंधर। धुरंधर कैसी लगी? बढ़िया लगे काफ़ी। इसके अतिरिक्त आपकी हॉबीज क्या क्या है? मेरी है बाइक राइड करने का। अरे, मैं बाइक राइड करने का शौकीन। हॉबी। सी खतरनाक जब होती है जब आप कुछ लिमिट क्रॉस करते हैं जब आप रूल तोड़ते हैं, जब खतरनाक होती है। अभी और कौन सी बाइक चला रहे हैं? अभी तो मैं एप्रिलिया 457 वाह। टीनो जो है वो वाला। हाँ। और उसके अलावा मुझे पसंद है नो डाउट कि उसके साथ साथ खेलने का चेस तो बताया है, चेस तो है ही। और इन्वायरमेंट जैसे जहाँ पे ज़्यादा हरियाली हो या फिर पहाड़ एरिया हो वहाँ पे जाना मुझे ज़्यादा नेचुरल जगह पे जाना। नेचुरल ब्यूटी को देखना नेचुरल पसंद ब्यूटी करते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल सही। अभी कोई आपने शायद एक नशा मुक्ति वाला ऐड किया था। जी हाँ, नशा मुक्ति अभियान। तो और कोई स्पॉन्सर है अभी, आप कुछ कर रहे हैं? देखिए, नशा मुक्ति तो मुझे लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चाहे किसी भी पोस्ट में आप कोशिश करिए जितना बढ़ा सकें उसको, क्योंकि उसी से आपका फ्यूचर डिसाइड होता है और आपकी जो जनरेशन है उसका डिसाइड होता है फ्यूचर। बिल्कुल, अधिकारों के तो वो तो अधिकार है मेरा इस चीज़ों को बढ़ावा करना। कर्तव्य भी जरूरी है। कर्तव्य बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी जी। और कुछ बताएं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, शादी वादी का क्या प्लान है, गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ हो तो? शादी का घर वाले जानेंगे, अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अभी मुझे पहला मुझे खेलना ही है, कंटिन्यू खेलते रहूं। और मेरा एक चीज़ है कि मैं जब भी स्टार्ट किया हॉकी और अभी तक भी मुझे पर्सनली इशू काफ़ी भी आए हैं। लाइक पर्सनली बता सकते, लोग बाग का बोलना, जैसे आपने बोला दो तरफा लोग होते हैं, एक अच्छे एक बुरे। तो बुरे लोग ज़्यादा मिले जिन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया है। नहीं, वो आपने जो पहले बात कही थी वो मैं उसको बाद में कहता, लेकिन अभी कहता हूँ। जैसे आपने कहा था ना कि सबसे अच्छा मोटिवेशन क्या है, तो आपने बताया कि सबसे अच्छा मोटिवेशन वो है जो तानों के रूप में आता है कि पिताजी कह रहे हैं तू खेल नहीं पाएगा लेकिन मैं खेल के बताऊंगा। राइट। बिल्कुल सही। तो मेरा पर्सनल यही था कि हाइट मेरी छोटी है जी, जहाँ पर, और ऑस्ट्रेलियन यूरोपियन 6-6 फुट के जो प्लेयर थे, और जो कुछ प्लेयरों ने मुझे ऐसा बताया, ऐसा बोला भी था, मुझे अभी भी याद है ना, जिन्होंने बोला कि हाइट पे वर्क कर, हाइट बढ़ा। सी अब भगवान ने जो दिया है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। चेंज कर सकते हैं आपकी प्रैक्टिस, आपकी स्किल्स, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर। तो मुझे वो चीज़ अभी भी याद है, उन्होंने बोला हाइट पे वर्क कर, ऐसे अगर हाइट रही तो तू इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेल पाएगा। लेकिन मैंने वो चीज़ माइंड में नहीं ली। मैंने यही सोचा कि नहीं, मैं अपना गेम स्किल बढ़ाऊंगा, मैं प्रैक्टिस ज़्यादा करूंगा, मैं अपने जो स्किल्स को और पावरफुल करूंगा, फिटनेस को पावरफुल करूंगा, उसी पे ध्यान दिया। दूसरे लोग बोलेंगे उस पर, 10 लोग आपको बोलते हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल सही बात है। कोई लकी चार्म आपका ऐसा जो कि आपको लगता है कि मैच के पहले अगर मैं ये करूंगा तो मजा ही आ जाएगा, आज देखो फिर? बिल्कुल, मैं बिलीव करता हूँ सबसे ज़्यादा भगवान पे और प्रे करके जाता हूँ। सेकेंडरी माँ से बात करता हूँ हर मैच से पहले, वीडियो कॉल पे उनसे बात करता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैच जो है वो ट्यूसडे और सैटरडे को पड़े। लाइक मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ उस चीज़ पे। तो एक अंदर से रहता है कि आज ट्यूसडे है तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे लिए, और उस वे में मैं जाता हूँ। डाइट कैसे फॉलो कर रहे हैं? मतलब अभी जब आप छुट्टियों पे हैं तो फिर अभी तो सब आते होंगे कि चलो यार आज कुछ खाते हैं, चलो, तो कैसे रोकते हैं खुद को, क्योंकि आपके लिए तो डाइट ही सब कुछ है। बिल्कुल, हाँ। देखिए, जब घर पे रहता हूँ तो मैं माँ के हाथ का ही सारा खाना करता हूँ, जो भी वो देती हैं। और नो डाउट कि बाहर के दोस्त रहते हैं, आप हर चीज़ के लिए ना नहीं कर सकते, हर चीज़ के लिए हाँ भी नहीं कर सकते।
और आपके हेल्थ के लिए इश्यू होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके अवॉइड करूँ, और दोस्त लोग वो चीज़ की रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ बाहर का कम खाऊं, ऑयली चीज़ मैं अवॉइड करता हूँ और मसाले वाली चीज़ें भी, जब भी मैं घर पे आता हूँ या फ्रेंड के साथ कहीं बाहर जाता हूँ तब। बिल्कुल। आपने मेरे ख्याल से 15-20 कंट्रीज का टूर किया होगा, ज़्यादा भी किया होगा। क्या सबसे बढ़िया लगा? कौन सी कंट्री आपको ऐसी लगी कि ऐसा मेरा देश भी होना चाहिए? मेरे देश की बात करूँ जहाँ, तो मेरा देश ही महान है। वो तो बिल्कुल है, उसमें कोई शक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई देश से कंपेयर करके बोला जाए कि इसके जैसा होना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें बोल सकते हैं जी। मैं बोल सकता हूँ वातावरण का। हाँ। जैसे न्यूजीलैंड का बोल सकता हूँ, जिस तरीके से वहाँ पर इतना भव्य बनाया उन्होंने। जैसे हमारे यहाँ लक्षद्वीप है, लेकिन काफ़ी दूर पड़ता है एमपी से, तो जाना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन इस तरीके का चीज़ मुझे लगता है कि एक टूरिज्म हर स्टेट में बढ़िया सा बढ़िया हो, जहाँ पे हम भी जाके एंजॉय करें। और नो डाउट कि अभी तो बढ़ रहा है, जैसे अभी वृंदावन में श्री राम जी का मंदिर बना, अयोध्या में सॉरी, कोई बात नहीं, वृंदावन कृष्ण जी के इधर। हाँ, कोई और ऐसी कंट्री जहाँ दिल लग गया हो कि यार मजा आ गया, बस क्या खूबसूरती है? ऐसे सोचने, स्विट्जरलैंड। वाह, स्विट्जरलैंड नेचुरल जगह, नो डाउट, मजा वहाँ तो बहुत मजा। खाने पीने में कुछ खाने पीने में स्ट्रगल तो होता है, इंडियन को बाहर जाना और खाने पीने में स्ट्रगल होता है, लेकिन मुझे तो काफ़ी मज़ा आता है उनका बाहर वाली चीज़ें, डिश मतलब जो नई नई चीज़ें होती हैं। हाँ, और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि ज़्यादा ऑयली नहीं, ना मसाले वाला चीज़, जहाँ से आप एकदम तंदुरुस्त रहें और लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। अच्छा, अगर विवेक सागर एक हॉकी प्लेयर नहीं होते तो क्या करते? कौन सा खेल खेलते? अगर हॉकी प्लेयर नहीं होता, खेल का तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन इंजीनियर जरूर होता मैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इतना मुझे पक्का विश्वास था। हाँ, पढ़ाई में ही जाता मैं। बिल्कुल। हाँ। बढ़िया पढ़ाई करते आप जबरदस्त तरीके से। आपकी टीम का सबसे शरारती प्लेयर कौन है, जो बहुत मजाक करता है, बहुत मजाकिया है, बहुत मजे लेता है? कोई है ऐसा? हाँ है, जो सबके दिल में बसा है इस टाइप का कोई? दिल में सबके लाइक है प्लेयर, 2-3 प्लेयर हैं जो टीम का एनवायरनमेंट बहुत इजी कर देते हैं, काम करके रखते हैं। हाँ, लाइक अभी तो जैसे बोल सकते हैं कि पहले मनप्रीत भाई थे, और हैं भी अभी, और जो कि सभी प्लेयर से ज़्यादा अटैच हैं। और एक है जो लाइक एक पॉइंट्स होते हैं ना, जो एक धीरे छोटा सा पॉइंट मारेंगे और उसमें टीम का एनवायरनमेंट अलग चेंज हो जाता है, चेंज कर देते हैं। तो ऐसे बहुत शांत स्वभाव के नीलाकांता शर्मा, जो मणिपुर से बिलोंग करते हैं। हाँ, जो एक एक पॉइंट मारेंगे, और लेकिन वो पॉइंट ऐसे होते हैं जो पूरा टीम हंस जाता है। चलिए, ये बहुत बढ़िया बताया आपने। कोई ऐसा मैच जो कि हारते हारते जीते हैं और आपकी मन स्मृति में एकदम फिट है कि अरे यार ये मैच था, कोई ऐसे कोई याद है आपके मन में? हाँ, मुझे अभी का याद है, जब हम लोग ने पेरिस ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल खेला इंग्लैंड के खिलाफ, जहाँ पे 43 मिनट्स विदाउट 1 मैन खेला हम लोग, 10 वर्सेस 11। वो मेरे लाइफ का यादगार पल रहा, और यहाँ पे एक अलग ही मजा था वो मैच खेलने का। वो मैच मुझे हमेशा याद रहेगा। विवेक, युवाओं को क्या सलाह देंगे आप खेल में आने के लिए? खेल में आने के लिए यही कि आप एक ग्राउंड पे जाना सीखिए बस। पहला चीज ये, जो आजकल चल रहा है मोबाइल का ज़्यादा यूज़, उसको कम करिए, और फील्ड पे जाने की कोशिश करिए, सुबह शाम नहीं तो एक टाइम जाने की। और उसके बाद एक गेम को अपने लाइफ में लेके आइए। जिस तरीके से आप टारगेट बनाते हैं पढ़ाई का, उसी तरीके से गेम का बनाइए कि मुझे इतना अचीव करना है, चाहे वो स्कूल लेवल हो चाहे ओपन लेवल हो। और उसके बाद उस चीज़ को अपनी लाइफ में लेके आइए। धीरे धीरे ऑटोमेटिक आप प्रोफेशनल की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी वो स्पोर्ट्स के लिए डिसिप्लिन, जिसमें टाइमिंग होती है, रिस्पेक्ट होती है और मेहनत होती है, जो कंटिन्यू आपको करना है एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए। तो आप वो चीज़ कंटिन्यू करें,
आप निरंतर करते जाइए, आप एक न एक दिन आप अपने एम की तरफ बढ़ जाएंगे। और पढ़ाई को लेके कोई बात कहेंगे? बैलेंस करना जरूरी है। आप अगर बोलें स्पोर्ट्स को मैं यहाँ कर दूँ, पढ़ाई को यहाँ, तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप फिर स्पोर्ट्स में भी नहीं बढ़ पाएंगे। आप अगर दोनों को बराबर लेके चलें, पढ़ाई भी साथ में, स्पोर्ट्स भी साथ में उतना टाइम, तब जाके आप एक इलाइट एथलीट, इलाइट प्लेयर बनेंगे, जो आप दूसरों के लिए उदाहरण बन सकते हैं जी। लेकिन दोनों को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपने एक भी चीज़ को, अगर पढ़ाई को बोला कि नहीं स्पोर्ट्स में चला गया हूँ, मैं पढ़ाई के लिए मुझे टाइम नहीं है, मैं अच्छे परसेंटेज नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि मैं स्पोर्ट पर्सन हूँ, ये कोई रीज़न नहीं है। मेन होता है आप कैसे बैलेंस करते हैं, तो उस चीज़ को बैलेंस करिए और दोनों को साथ में लेके चलिए। विवेक, आज जो आपने बहुत सारी बातें हमें खेल के बारे में बताई, अपने जीवन के बारे में बताई और हमारी आने वाली पीढ़ियों को जो संदेश दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन सबसे बढ़ के जो आपने हमें अपना समय दिया, तो मेरी कामना है, पूरे देश की शुभकामनाएं है कि आप आगे जाएं, बहुत बेहतर करें और आपसे प्रेरित होकर बहुत सारे युवा आगे जाएं। थैंक यू सो आपका मच। आने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे एक खिलाड़ी कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है और कितने लोगों को प्रेरित कर सकता है। इकबाल का एक शेर है इस पे कि नहीं तेरा नशेमन कजरे सुल्तान के गुम्मत पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो वही पंख फैलाए विवेक सागर एक बाज की तरह भ्रमण कर रहे हैं पूरे विश्व का और नाम रोशन कर रहे हैं हमारे देश का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।